हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के बारे में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर्स आर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स ड्रॉबैक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी सेल एंड वैलेंसीज, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स एंड सम ट्रिकी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। तो मैटर क्या था? कोई भी ऐसी थिंग जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर, है ना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या है? मैटर होती हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है और उनमें मास होता है। जैसे ये सितार भी एक मैटर है, पेन, ये बॉटल्स, बुक्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर कहलाती हैं। तो मैटर समझ में आया आपको? हमारे आसपास की सभी चीज़ें मैटर है, जैसे चेयर, टेबल, पेन, बुक एक्सेट्रा, ऑल is matter. All matter was concluded to be made up of small particles called atom और परमाणु। जो भी हमारे मैटर होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या बनते हैं? मैटर बनते हैं। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए एटम। अब स्टूडेंट्स, ये जो एटम है, इस एटम की डिस्कवरी काफ़ी पहले हो चुकी थी। ठीक है, इस एटम के बारे में काफ़ी पहले बताया था, लेकिन उसे उस वक्त परमाणु नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको परमाणु महर्षि कणाद थे, काफ़ी पहले एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, बाद में जब इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में नॉलेज दी गई, तो इसे एटम कहा गया। ठीक है, तो एटम इसे कहा गया। तो अब हम इस चैप्टर में इस एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये एटम था, तो इस एटम के बारे में सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया वो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक थ्योरी दी। जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने एक थ्योरी दी एटम के बारे में, जिसे डाल्टन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो थ्योरी दी वो 1803 में दी। ठीक है, 1803 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी, जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा गया। तो इन्होंने क्या कहा इस एटम के बारे में, चलिए वो देखते हैं। उससे पहले ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये थे मिस्टर जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले एटॉमिक के बारे में बताया था, इसलिए इनकी थ्योरी को ये काफ़ी फेमस हुई थी। तो इनकी थ्योरी क्या थी? इन्होंने कहा जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम एटम्स बोलते हैं। जो भी मैटर होगा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसे हम एटम कहेंगे। इन्होंने इसके साथ कहा कि जो भी एटम होता है वो इनविजिबल होगा, वो दिखेगा नहीं, और इनडिवाइजेबल होगा, यानी उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। किसी भी एटम को देखा नहीं जा सकता और ना उसे तोड़ा जा सकता। तो ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दो बातें और बताई। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम जो होता है उसको ना तो हम बना सकते हैं, ना उसे हम तोड़ सकते हैं। और जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं वो सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, यानी सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे एलिमेंट ए है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो ए एटम के ही होंगे, और वो जो ए एटम होंगे, जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या होंगे? हर ऑल एस्पेक्ट्स में सेम होंगे। शेप भी, मास भी, वॉल्यूम, सब कुछ क्या होगा? उनका सेम होगा। तो इन्होंने कहा कि जो भी एटम्स होते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम के अंदर जो भी एटम्स होंगे वो सब सोडियम के ही होंगे, और वो सब क्या होंगे? सेम होंगे। उनका शेप, साइज़, स्ट्रक्चर सब सेम होगा, मास, वॉल्यूम सब सेम होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था।
तो ये इस तरह से उन्होंने 3-4 बातें बोली। फिर इन्होंने एक बात और बोली कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक कार्बन एटम ले लिया और हमने एक ऑक्सीजन, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगी, CO2 बनेगी। कब बनेगी ये CO2? जब इस CO2 में दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के जो रेशो ऑफ वॉल्यूम है, जब इनका रेशो ऑफ वॉल्यूम फिक्स होगा तभी ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका रेशो ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, 1:2, है ना। इनसे 1:2 में कार्बन और ऑक्सीजन को लिया जाएगा, तभी ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, यानी इनका रेशो फिक्स होता है। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स भी कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, एक नया एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये कब बनाते हैं, जब इनका रेशो ऑफ वॉल्यूम फिक्स होता है। और इनसे जो बन रहा है ये CO2 बना, इसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड एलिमेंट्स, इनके बारे में बताया था। तो ये सिमिलर वही चीज़ है कि कार्बन ऑक्सीजन फिक्स रेशो में मिले और क्या बना दिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये रेशो होता है वो एक होल नंबर होता है ना, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बनानी है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स लिया जाएगा, इन्हें जब कंबाइन किया जाएगा तो ये क्या बनेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो यहाँ भी क्या है, 1:2 है। इसी रेशो में अगर लेंगे तो ही सल्फ़र और ऑक्सीजन से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी। ऐसा नहीं है कि अगर रेशो अगर आपने कुछ और ले लिया, तो जैसे आपने 2:3, 3:4, अगर ऐसा रेशो लोगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, तो इन्होंने ये बात भी क्लियर की। तो इस तरह से क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्टूडेंट, जो डाल्टन ने थ्योरी दी उसके कुछ ड्रॉबैक भी रहे, उसमें कुछ कमियां थी। इस कारण से जो डाल्टन थ्योरी थी वो फेल हो गई। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे, वो 2-3 ड्रॉबैक्स थे जिनके बारे में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा था जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी एटम को क्या कर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट लेटर ऑन इट वॉज प्रूव दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सम एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम होगा उसको सब डिवाइडेड किया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो 35 पार्टिकल्स और भी हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से तीन पार्टिकल ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। पर ये डाल्टन जो थ्योरी थी वो फेल होने का रीज़न ये था कि उन्होंने बोला ये इंडिविजिबल है, जबकि बाद में प्रूव हो गया कि ये सब डिवाइडेड हो सकता है। और सब डिवाइडेड एटॉमिक पार्टिकल 35 पार्टिकल थे, जिसमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने कहा था जो एलिमेंट्स होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की सोडियम, तो सोडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो सब सोडियम एटम्स के ही होंगे, तो ये सोडियम एटम्स के होंगे और सब सेम होंगे। बट बाद में जब डिस्कवरी हुई तो हमें मिला कि ये सेम नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, चाहे वो शेप का हो, मास का हो, या कोई भी डिफरेंस हो सकता है उनमें, है ना, डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये भी इनके फेलियर का एक रीज़न था। ठीक है, तो इनकी जो डाल्टन थ्योरी थी वो इन्हीं 2 कारण से फेल हो गई। इसको फेल होने का सबसे बड़े ये 2 रीज़न थे। पहला तो इन्हें कहा कि ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, फिर दूसरा इन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, सेम एटम से मिलकर बनते हैं, पर ऐसा नहीं था। नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द एटम, डिफरेंट अटेम्प्ट्स वर मेड टू नो अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। जब एटम के बारे में जान लिया गया तो उसके बाद कई सारे अटेम्प्ट लिए गए साइंटिस्टों द्वारा एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है एटम के अंदर, इसकी डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने कई साइंटिस्टों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे और इनका अरेंजमेंट एटम के अंदर किस तरह से होता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें से हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो था उसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। जे थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक जो साइंटिस्ट थे फेराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती हैं, है ना। कब करती हैं? एट लो प्रेशर पर एंड हाई वोल्टेज पर। ठीक है, तो फेराडे ने बताया था कोई भी जो गैस होगी वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगी और उसकी कंडीशन है उसके लिए प्रेशर तो लो होना चाहिए और वोल्टेज हाई होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जे थॉमसन ने एक प्रैक्टिकल किया। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए उन्होंने क्या किया, एक क्रुक्स ट्यूब ली। क्रुक्स ट्यूब का मतलब है, क्रुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ट्यूब बनाई थी। वो ट्यूब क्या थी, उसके अंदर जो गैसेस थी उनको वो फेराडे के लॉ को फॉलो करती थी। तो इसके लिए क्या था, ये एक ट्यूब थी जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी और इस पे 2 क्या लगे थे, इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, है ना। और ये इलेक्ट्रोड एक वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट थे, कुछ इस तरह से ये बैटरी से कनेक्टेड थे। और इसमें एक लगा हुआ था वैक्यूम पंप से प्रेशर को कम किया जा सकता था। ठीक है, इस तरह का एपरेटस यूज़ किया। और इस तरह के जो ये ट्यूब थी, ये ट्यूब क्या थी, ये एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे चल सकती थी। तो इसमें उन्होंने कोई भी एक गैस को फिल कर दिया। जे थॉमसन ने इस क्रुक्स ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर दिया। फिल करने के बाद उस गैस इस तरह से फिल कर दिया। अब इस गैस का जो प्रेशर था वो लो रखा गया, है ना। और वोल्टेज, हाई वोल्टेज की बैटरी इससे कनेक्ट करके इससे हाई वोल्टेज का करंट प्रोवाइड कराया गया। तो हाई वोल्टेज का करंट प्रोवाइड किया गया लो प्रेशर पर। तो उन्होंने देखा, क्या देखा, व्हेन ही पास्ड इलेक्ट्रिक करंट एट हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज कम से कम 10,000 वोल्ट का करंट जब इस ट्यूब में पास किया गया और इस गैस का जो प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर था, तो उन्होंने देखा कि इस प्रेशर से और इस वोल्टेज से इस ट्यूब के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। यानी जो गैसेस थी वो नॉन कंडक्ट थी। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया मीन्स गैस क्या थी, नॉन कंडक्टिंग थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब जो ये गैस का जो प्रेशर था उसे वैक्यूम पंप से थोड़ा सा रिड्यूस किया। इसको रिड्यूस करके 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके आए। जब वो इतने कम प्रेशर पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ये जो ट्यूब थी उसमें ग्रीन कलर का ग्लोइंग होने लग गया। तो ये ग्रीन ग्लो होने लगी, यानी इसके अंदर क्या हुआ, ये जो गैसेस थी वो क्या हो गई, कंडक्टिंग हो गई, गैसों में कंडक्शन शुरू हो गया। ठीक है, तो उन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, और भी प्रेशर को रिड्यूस किया। 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाई वोल्टेज ग्लो किया। तो उन्होंने देखा कि जो ग्लोइंग थी वो स्टॉप हो गई और वो सिर्फ एनोड पर ग्लो होने लगा। ठीक है, जो वो ग्रीन कलर का ग्लो था वो सिर्फ एनोड की तरफ होने लगा, होल ट्यूब में नहीं हुआ। तो वो कंफर्म हो गए। ठीक है, वो कंफर्म हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक परफोर्टेड एनोड को परफोर्टेड कर दिया, यानी ये जो एनोड था इसके अंदर होल्स कर दिए और इसके पीछे एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाई। भाई ये ग्रीन कलर आ रहा है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एनोड को परफोर्टेड किया और उसके पीछे जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाई। जब स्क्रीन लगाई तो उन्होंने ये जो गैसेस इसमें से पास हो रही थी वो जिंक सल्फेट पे ग्रीन कलर शो करने लगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से वो समझ गए कि ये कलर आ रहा है। ठीक है, तो एनोड पे ये ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला। ठीक है, उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखकर इस ट्यूब में प्रोवाइड किया जाता है तो इसके अंदर कलर आता है। यानी इसमें जो कैथोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं एनोड की तरफ, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उन्हें हम कैथोड रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये कैथोड रेस एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं और एनोड की जो स्क्रीन थी उस पर ये कलर को ग्लो करते हैं इससे। ठीक है, ये ग्रीन ग्लो करते हैं।
तो ये कैथोड रेस जाती हैं एनोड की तरफ, क्योंकि कैथोड रेस जो होती हैं वो कैथोड होती है नेगेटिव। ठीक है, ये देखो नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है, तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए जो कैथोड रेस निकल रही हैं ये भी क्या होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगे। इन्हीं नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो इसे लिखेंगे कैसे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू गैस एट लो प्रेशर and at high voltage some ray was emitted through cathode and were traveling towards anode called cathode rays consisting of negatively charged particle called electrons। ठीक है, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इसी के बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, ये भी एक बड़े साइंटिस्ट थे। तो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो इन्होंने क्या किया, वो ये एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को की जो डिस्कवरी हुई, इसी एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने देखा कि अगर भाई नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन इसमें और भी हो रही है, यानी इसमें कुछ दूसरे तरीके पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, तो उन्हीं को इसने सेम अपरेटस को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इन्होंने भी क्या किया कि ये जो ट्यूब थी इसके अंदर गैसेस ली एट लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर। तो इन्होंने देखा कि जब कैथोड रेज जो नेगेटिव रेज हैं अगर वो जाएंगी गैसेस से पास होंगी तो गैस को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगी, यानी जो गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें अपने साथ ले जाएंगी। और ये जो गैसेस होंगी ये एटम ना रह के आयोनाइज हो जाएंगी और इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो चुके हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये अट्रैक्ट किस तरफ होंगी, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये आयोनाइज गैस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इन जो पॉजिटिव चार्जेस वाली गैस है इसी को उन्होंने प्रोटॉन कहा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। It was seen that when cathode rays were produced and they traveled through gas in discharge tube, while doing so, they ionized the gas. That is, they took electrons of gas, leaving behind positively charged particles of gas. These particles formed canal rays and started moving towards the cathode. ये जो कैनाल रेस होंगी ये मूव करने लग जाएंगी कैथोड की तरफ। ठीक है, एज दीज पार्टिकल पॉसेस पॉजिटिव चार्ज, और इन पार्टिकल्स पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, और इसका नाम इन्होंने प्रोटॉन रखा। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जो थॉमसन थे उन्होंने एटम का एक मॉडल दिया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। तो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से इसे जाना गया। तो थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और स्पेरिकल होता है। ठीक है, इस तरह से ये पॉजिटिव इसके अंदर चार्जेस रखे होते हैं और ये कैसा है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट सर्टन प्लेस। इसमें कुछ कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप वाटरमेलन देख रहे हैं, इसके अंदर ये ब्लैक सीड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं इनको हम। तो ये कुछ इस तरह का होता है ना। तो उन्होंने कहा था विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट द सर्टन प्लेस लाइक प्लम्स इन ए पुडिंग। तो उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, ये पॉजिटिव चार्जेस के बीच बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि वाटरमेलन में है। He actually compared the model with watermelon और राइजिन इन आइसक्रीम। उन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया था वाटरमेलन या आइसक्रीम के अंदर जो राइजिन होती हैं थोड़ी थोड़ी सी दिखती हैं, इसी तरह से जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक शीट्स दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी सी, इसी तरह से उन्होंने बताया जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ब्लैक शीट की तरह होते हैं। बट उनका जो मॉडल था वो फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए। क्या क्वेश्चंस थे जिनके वो आंसर नहीं दे पाए? तो उन्होंने जो, जैसा कि आप जानते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर
ये इतने सारे पॉजिटिव के बीच में थोड़े से नेगेटिव चार्जेस होते तो ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देते, न्यूट्रल कर देते, है ना। और अगर ये न्यूट्रल हो जाता तो ये इस तरह से स्कैटर नहीं होते। तो वो इस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाए, है ना। वो इस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि भाई ये पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ नेगेटिव चार्जेस कैसे शो हो रहे हैं। इस वजह से उनका ये जो मॉडल था वो मॉडल फेलियर हो गया। और उनके इस मॉडल के फेलियर होने के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर इसकी डिस्कवरी की। कहने का मतलब जो थॉमसन थे वो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके अरेंजमेंट को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए थे। क्लियर है? इसीलिए उनका मॉडल फेल हो गया। तो उनका जो ड्रॉबैक था वो क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो इसके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और वो बता नहीं पाए कि एटम के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको भी वो समझा नहीं पाए। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो थे रदरफोर्ड्स। तो रदरफोर्ड्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, है ना, जिसे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट उन्होंने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया था, है ना। अब उसके मॉडल को समझते हैं। ही टुक गोल्ड फॉइल, उन्होंने एक सोने की एक फॉइल ली, कुछ इस तरह की एक सोने की फॉइल ली। इस फॉइल पर उन्होंने क्या किया, हिट किए अल्फ़ा रेस को। अब ये अल्फ़ा रेस क्या होती हैं? ये अल्फ़ा रेस वो होती हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं, जो हानिकारक होती हैं, है ना। तो ये अल्फ़ा रेस जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं। तो इन अल्फ़ा रेस को लिया। ये जो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे हम कहें यूरेनियम, थोरियम, ये होती हैं। और ये इनके जो एटम के क्या होते हैं, एटम अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो इन अल्फ़ा रेस को लिया। ये जो अल्फ़ा रेस होती हैं बेसिकली क्या होती है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं हीलियम का सिंबल He होता है। इसके अंदर जो एटॉमिक मास इसका 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। चूँकि स्टूडेंट अभी आप जानते नहीं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो अभी आप समझ लो अल्फ़ा का मीन्स हो गया हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्होंने हीलियम न्यूक्लियस से इसको फॉइल को स्ट्राइक किया। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से अल्फ़ा रेज आई और इस फॉइल पर टकराई। इस टकराने के बाद इस फॉइल पर टकराई और इसके बाद ये क्या हुई, स्कैटर हुई। इससे रेज स्कैटर हुई और अलग अलग कलर में अलग अलग तरीके से ये स्कैटर हुई। तो इसकी जो स्क्रीन थी इसको देखने के लिए जिंक सल्फाइड की क्या लगाई गई, एक स्क्रीन लगाई गई, है ना। ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। अगर क्यों लगाई गई, ताकि जब ये हीलियम इस गोल्ड पर टकराएगा तो इससे जो रेस निकलेंगी, डिफ्लेक्टेड होंगे जो अल्फ़ा पार्टिकल से, वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज़ किया। देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस तरह से ये रेस यहाँ पर स्कैटर हुई, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि इन अल्फ़ा रेस के इनसे हिट करने के बाद ये किस किस तरफ डाइवर्ट हो रही हैं और किस तरह से डाइवर्ट हो रही हैं। तो ये सब देखने के लिए उन्होंने इस तरह का एपरेटस यूज़ किया। यहाँ से अल्फ़ा रेस को एंटर किया, फॉइल से हिट हुई और यहाँ पर लगाई फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि जिंक सल्फाइड की थी, और इसी तरह से इस पे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट्स देखा गया उसको नोट कर लिया। तो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया इस एक्सपेरिमेंट से, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज ऐसी थी जो स्ट्रेट पास हो गई। ये जो फॉइल थी इसके अंदर जो एटम्स थे, ठीक है, तो इस फॉइल से कुछ एटम्स क्या कुछ अल्फ़ा रेस क्या हो गई, सीधी चली गई, है ना, स्ट्रेट चली गई मोस्ट ऑफ द रेस। तो स्ट्रेट चली गई। एक तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, जैसा कि मैं आपको बनाता हूँ, जैसे ये एटम है और एटम से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं फिर से बनाता हूँ आपके लिए। ये जो एटम है और एटम से कुछ रेस ऐसे स्ट्रेट
चली गई, है ना। कई रेस थी जो डायरेक्टली स्ट्रेट चली गई, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और सम रेज वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, कुछ रेज ऐसी थी जैसे ये एटम है, इससे क्या हुई, कुछ तो कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई और कुछ ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। और तीसरा था सम रेज रिबाउंडेड, उन्होंने देखा कुछ रेज ऐसे आई और इस तरह से वापस रिबाउंड हो गई, रिटर्न हो गई। तो उन्होंने 3 तरह के ऑब्जर्वेशन किए। क्या किए, पहला था सम रेज पास स्ट्रेट, कुछ रेज स्ट्रेट चली गई, कुछ डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल और लार्ज एंगल में, और कुछ रेज ऐसी थी जो रिबाउंडेड हो गई। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है, इसमें नो डिफ्लेक्शन है, और ये जो है मोर डिफ्लेक्शन हो गया इस तरह से, और कुछ थी जो रिबाउंडेड रेज हो गई थी। तो ये 3 उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए। इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा जो स्ट्रेट जा रही थी रेस, उसका मीन्स था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। जो एटम का मोस्ट स्पेस क्या है, एम्प्टी है, इस वजह से रेस क्या स्ट्रेट चली जाती हैं। और कुछ रेस डिफरेंट एंगल से मूव कर रही थी, तो उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला कि देयर आर समथिंग इन द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। क्योंकि ये रेस टकरा के मूव एंगल पर कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ है सेंटर में। उन्होंने इसको कहा जो चीज़ इनके सेंटर में है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल है जो डेंस है, हार्ड है, जिसका कुछ मास है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई। और जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था कि रेज रिबाउंड हो गई, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, इसीलिए रेज इससे हिट करने के बाद रिबाउंड हो रही है, वापस रिटर्न हो रही है। तो ये उन्होंने 3 मेन कंक्लूजन निकाले। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने अपने 3 कंक्लूजन उन्होंने दिए कि न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये सेंटर में होता है, और एटम का मोस्ट जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। इस तरह के उन्होंने 3 कंक्लूजन अपने एक्सपेरिमेंट से दिए। सो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इट इज़ सिमिलर टू सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड ने बताया जो उनका एटम का स्ट्रक्चर होता है वो सोलर सिस्टम जैसे होता है। जैसे ये सन है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं प्लैनेट्स। उन्होंने भी यही कहा कि सोलर सिस्टम की तरह ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, प्लैनेट की तरह घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सोलर सिस्टम जैसा बताया। और उन्होंने कहा कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एटम न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस इज़ इन सेंटर, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है, और वो डेंस होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो एटम है इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं जैसे प्लैनेट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के चार्जेस भी, इस जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सेंटर में होता है, इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसके चारों तरफ प्लैनेट की तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से उन्होंने और एक और बात बताई कि जो एटम होता है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल होता है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया और कुछ रिजल्ट्स दिए। ये सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उनके जो मॉडल था उसका भी कुछ ड्रॉबैक था। उनका ड्रॉबैक क्या था, उनका ड्रॉबैक लिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से लिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कारण उसमें एक ड्रॉबैक आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करेगा तो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देगा, और एनर्जी को लूज़ कर देगा तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये इस पार्टिकल्स पे भी अप्लाई होती है। अगर इस पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है इस पे, ये भी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो ये रिवॉल्व हो रहा है तो इसमें भी एनर्जी का क्या होगा, लूज होगा। एनर्जी लॉस होने के कारण क्या होगा, ये समय के बाद क्या होगा, इसका जो पाथ है वो शॉर्ट होता चला जाएगा। इसका पाथ शॉर्ट होने से ये इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी थ्योरी हैं किसी में भी नहीं कहा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये उनके फेलियर हो गया। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कारण फेलियर हो गया। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी आपको ये समझ में आया कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है और इसका ये ड्रॉबैक क्या था। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पाथ शॉर्टन हो जाना चाहिए, शॉर्टन होने के कारण वो न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली इन अ सर्कुलर पाथ, इट इमिट्स एनर्जी एंड शॉर्टन इट्स पाथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। एज वी नो, electrons are also charged particles revolving in a circular path, so they should also emit energy, shorten their path and finally fall into nucleus. But this does not happen. लेकिन ये सब चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका पाथ शॉर्टन होना चाहिए, और शॉर्टन होने के कारण ये न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो की मिस्टर चैडविक ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो रदरफोर्ड का मॉडल था जो अभी हमने देखा कि एक एटम होता है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो जो एटॉमिक मास होगा, जो न्यूक्लियस का मास है वही क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक है, यानी और जो किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। यानी जितने प्रोटॉन हैं उतना ही जो प्रोटॉन का मास है वो एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूज़न निकला कि एटॉमिक मास के लिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी है, और जो एलिमेंट है उसका मास इसमें ऐड होने के बाद वो क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, तो जो क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट होता है वही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड होने के बाद क्या बनता है, हमारे पास एटॉमिक मास बनता है। तो इसके बारे में बताया चैडविक ने। उन्होंने कहा it was actually discovered while considering the mass of atomic particles. It was seen that the whole mass of an atom is due to nucleus. As far we know, nucleus is a positively charged. That means it has only protons, but we know that mass of an atom is never equal to the atomic number. अगर इसमें केवल प्रोटॉन के इक्वल होता तो इसका मास प्रोटॉन के इक्वल हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है। दिस शोज दैट न्यूक्लियस कंटेन्स सम अदर पार्टिकल्स ऑल्सो दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मास एंड नॉट चार्ज।
देयरफॉर द पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसके अंदर कुछ दूसरे पार्टिकल होते हैं जिसपे चार्ज तो नहीं होता है लेकिन उसके अंदर मास जरूर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसका सम ही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं बोहर्स थ्योरी। सबसे पहले हमने थॉमसन मॉडल के बारे में देखा था, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल को देखा, अब इसके बाद नील्स बोहर मॉडल आया। तो ये जो नील बोहर थे ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था उसको दूर किया, ठीक है, और बोहर्स थ्योरी समझाई। तो ही एक्चुअली ट्राइड टू गिव हिज बेस्ट बाय कवरिंग द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। तो इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया और क्या कंक्लूज़न निकाले उसको देखते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे बेसिकली इन्होंने कई पॉइंट्स तो रदरफोर्ड वाले ही लिए, और जो ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए उसको दूर किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। और एटम के जो सेंटर होता है उस सेंटर में क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि डेंस होता है, ठीक है। इसके सेंटर में कौन है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये सब रदरफोर्ड ने बता दिए थे। अब इन्होंने उसके ड्रॉबैक को दूर किया। तो उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल K, L, M, N एंड सो ऑन आर प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ये इस तरह से इसमें के बाहर सेल्स बने होते हैं जो कि एक क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। जिन्हें हम K, फर्स्ट सेल को K, सेकंड को L, थर्ड को M, इन सेल्स के नाम होते हैं। ये एक तरह के क्या है, एनर्जी लेवल होते हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल होता है ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स होता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते हैं। इन सेल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इस एनर्जी लेवल के अंदर यानी शेल्स के अंदर मूव करते हैं, जिसमें एनर्जी फिक्स होती है। इस एनर्जी फिक्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते हैं। तो ये उन्होंने रदरफोर्ड के सबसे बड़े ड्रॉबैक को दूर कर दिया और इसी कंसेप्ट को आगे इम्प्लीमेंट में लिया गया। तो नील्स बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ड्रॉबैक दूर किया और उन्होंने सेल्स के बारे में बताया जो कि क्या है, एनर्जी लेवल है। इन सेल्स को हम K, L, M, N से जानते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये सेल्स होते हैं उनमें एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनका कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को बताया इन्होंने और इसी के साथ साथ इन्होंने इस मॉडल से रिलेटेड कुछ और बातें भी बताई। ईच सेल हैज़ ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसा कि अभी मैंने बताया, हर जो सेल होता है उसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन नेवर लूज और गेन एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर आउन शेल। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल के अंदर होता है यानी आउन शेल के अंदर होता है तो वो कोई भी एनर्जी को लूज या गेन नहीं करता है। क्लियर है? इसी कारण से वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इसके बाद एक कंसेप्ट और बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ईच शेल, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके बाहर शेल्स बने हुए हैं। इन सेल्स के अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल इज डिटरमाइंड बाय बोहर-ब्यूरी रूल। अब इन हर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बोहर-ब्यूरी रूल से फाइंड किया जा सकता है, जो कि क्या है 2n²। इससे हम किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, तो जितने सेल होंगे n की वैल्यू उतनी पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें k शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो हम 2n² में 2 इंटू 1 की पावर 2, जो कि क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी k शेल्स के अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2n² वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4, 4 2 जा 8। l शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। इसी तरह अगर हमें m में फाइंड करना है तो m के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस 2n² से हम यानी किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। ये किसने बताया, बोहर-ब्यूरी रूल कहते हैं इसको। तो इस तरह से उन्होंने बताया हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पता चल सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। इज इट क्लियर? इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये बहुत काम आता है। अब जो बोहर्स मॉडल था एटम का, उन्होंने बताया न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2n² से निकाले जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बताए और थर्ड सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये फार्मूले से उन्होंने बताया। स्टूडेंट, अब हम कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा था एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही क्या है, एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11 हो जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन अगर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल किसके, प्रोटॉन के, और इक्वल किसके, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। स्टूडेंट, अब आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक लर्न करने होंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई आप एटॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं 1 से 20 तक उनके सिंबल्स भी याद करो, अब उनके एटॉमिक नंबर भी याद करो। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर पर पाई जाती है हमारी हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है, 3 लिथियम का होता है, ठीक है। 4 पर पाई जाती है बेरिलियम, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, ये आपको लर्न करने हैं ज़रूर, ठीक है। इट इज़ ए कंपल्सरी टू लर्न। और 5 एटॉमिक नंबर होता है बोरोन का, इसी तरह से 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, और 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन, और 8 नंबर पर आता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह एटॉमिक नंबर 9 किसका है, फ्लोरीन का, और एटॉमिक नंबर 10 होता है आपका नियोन, और 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, 12 एटॉमिक नंबर पे आता है मैग्नीशियम, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 13 जो है ये 13 होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। 14 पर आता है आपका सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 15 जो है वो फॉस्फोरस कहलाता है, ठीक है। और 16 पर आएगा आपके सल्फ़र होती है, ठीक है। 17 एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर 18 है आर्गन। एटॉमिक नंबर 19 होता है आपका पोटेशियम, और एटॉमिक नंबर 20 होता है आपका कैल्शियम। तो इस तरह से ये आपको 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएंगे। और इनके सिंबल भी याद रखने हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, हीलियम का HE,
लिथियम का Li, बेरिलियम को Be, बोरोन को हम B लिखते हैं, कार्बन को C से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne, सोडियम जो होता है वो Na होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस जो होता है उसे P से, और सल्फर को S से लिखते हैं, जबकि क्लोरीन को Cl से, आर्गन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Ar एंड पोटेशियम डिनोटेड बाय K एंड कैल्शियम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Ca। इसके ये आपके सिंबल हो गए। अब स्टूडेंट ये भी याद रखना है, जब भी आप सिंबल लिखोगे इसमें फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है, और इन दोनों नंबर के बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे ये Mg लिखा है मैग्नीशियम, तो इन दोनों लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये एटॉमिक नंबर आपको 1 to 20 लर्न करने हैं, इनके सिंबल भी आपको याद करने हैं, ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर के बाद, अब आप बात करते हैं मास नंबर की। एटॉमिक नंबर आपको समझ में आया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इन एटम इज़ कॉल्ड एज ए एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। तो देखो स्टूडेंट, जो ये मास आता है एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के कारण आता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज ए मास नंबर। अब इनको हम एक स्पेशल नाम से भी बोल सकते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियंस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड ए मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट ए से किया जाता है। स्टूडेंट अब देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। सपोज़ ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो इस एलिमेंट के ऊपर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, और नीचे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट हमेशा जो सब ऊपर लिखा जाएगा उसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे। सुपरस्क्रिप्ट में हमेशा मास नंबर लिखा जाएगा और उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कि हम, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट होगी वो सबस्क्रिप्ट क्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे सोडियम के लिए रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं क्या होता है, 11 होता है। इसे हम सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे की तरफ लिख देंगे 11, और मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर की तरफ लिख देंगे 23। तो इस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड हुआ। जैसे हमें आर्गन को रिप्रेजेंट करना है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आर्गन को रिप्रेजेंट करना है तो सबस्क्रिप्ट में तो एटॉमिक नंबर आ गया 18 और ऊपर आ गया सुपरस्क्रिप्ट यानी मास नंबर 40, ठीक है। तो इस तरह से हमने आर्गन को रिप्रेजेंट, इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नीचे हमेशा आ जाएगा एटॉमिक नंबर, ऊपर आएगा मास नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि ये सेल्स बने हुए थे, बीच में क्या था इसका, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिवोल्व्स कर रहे थे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्व्स करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं तो इनको हमें रिप्रेजेंट, अब इसकी नंबर्स फाइंड करने हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो हम 2n² से फाइंड कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है हमें तो हम कैसे देखते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल। जो अलग अलग तरह के सेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज किया जाएगा उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फर्स्ट सेल है हमारा, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल के अंदर 2 × 3 की पावर 2 2n² से हम फाइंड कर रहे हैं यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं।
बट इसमें क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18 की जगह हम 8 ही लेंगे। ठीक है, अभी आपके जो क्लास 9th के स्टैंडर्ड है उसमें आपको यही याद रखना है कि इनमें 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा किसी भी एलिमेंट्स का वो 2 8 8 में लिखा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप 18 ही आंसर लेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। क्लियर है? और फिर आगे होगा तो आगे आ जाएगा। तो इस तरह से 2 8 8 ही लेंगे, फिर आगे 8 अगेन आ जाएगा, KLM। ठीक है, जो सेल्स होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय भरे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल भी करा देता हूँ कि इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाएगा, तो आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पे, हीलियम सेकंड पे, तो लिथियम थर्ड पे आती है। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 3 और इलेक्ट्रॉन्स कितने 3। अब इलेक्ट्रॉन्स का ही कॉन्फ़िगरेशन करना है। जब हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 2 8 8 इस तरह से फिल करते हैं ना, तो फर्स्ट सेल में 2 आ जाएंगे। अब रिमाइंडर बचा कितना 1, तो नेक्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसे K और इसे L कहेंगे हम। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करें फॉस्फोरस की, तो जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, चलिए बताइए स्टूडेंट क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसमें प्रोटॉन 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 ही होंगे ऑब्वियसली, और इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 2 लिखा। अब बचे कितने 13, तो नेक्स्ट में 8 आ जाएंगे, कितने हो गए 10। अब बचे 5, तो थर्ड सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आया आपको? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का लिखना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 2 ही हो जाएगा। तो अब क्लियर है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? गुड। तो अब देखते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जो एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, वैलेंस सेल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वैलेंस सेल क्या हैं। तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। वैलेंस सेल का मतलब क्या है कि कोई भी जो एटम होगा उसका हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सोडियम का नंबर होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, तो जो लास्ट वाला जो सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरे जाएंगे उस सेल को हम कहेंगे वैलेंस सेल कहेंगे। ठीक है, वैलेंस सेल समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो लास्ट सेल होगा वही हमारा वैलेंस सेल कहलाएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको, वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर वैलेंस सेल के अंदर 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन्हें पॉजिटिव 1 +2 +3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर वैलेंस सेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसे हम 8 में से माइनस करके लिख देंगे और साइन भी माइनस लेंगे। तो 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2 और माइनस का साइन रहेगा। 8 में से 7 गया तो -1, 8 में से 8 गया तो 0। इस तरह से इनकी वैलेंसी, यानी अगर वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेल में 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी वैलेंसी +1 +2 +3 होती है। जबकि वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 है तो इसकी वैलेंसी -4 3 2 -1 और 0 होती है। स्टूडेंट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं। इट इज़ द वैलेंसी दैट इज़ अटेंडेड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होती है? जो वैलेंसी होती है वो अटेंड करती है लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे, इसको समझ लेते हैं। जैसे सोडियम है
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 281 हो जाएगा। ठीक है, इसके सेल क्या हो जाएंगे, ये के, एल और एम सेल हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो इसका लास्ट सेल था वो कंप्लीट होना चाहिए था, है ना। ये 28 तो कंप्लीट है, ये 1 वाला कंप्लीट नहीं है। अब इसमें क्या हो सकता है, ये एम या तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपना, लूज़ कर दे, तो या फिर ये इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। ठीक है, दो तरह से ये स्टेबल हो सकता है। तो 8 है ना। अब क्या करेगा, देखो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी है या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी है। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जो लूज़ कर देगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक से एक लूज़ करते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को हम वैलेंसी भी कहेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है वही उसी की वैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसको उस पर प्लस आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको हम वैलेंसी को माइनस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए उस पे वैलेंसी प्लस में होगी। अगर वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है तो वो उस पर वैलेंसी भी नेगेटिव आएगी। जैसे क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। अब ये जो 7 है, ये 7 की जगह यहाँ 8 होना चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो इसके लिए ज़्यादा इजी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसने नेगेटिव चार्ज को क्या किया, गेन किया, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसी कारण से उसकी पे चार्जेस क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव में ही आएगी। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ में आई आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? ईजी सा कंसेप्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। इट इज़ द वैलेंसी दैट इज़ अटेंडेड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट, अब बात करें हम कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द वैलेंसी दैट इज़ अटेंडेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हो गया। अब के और एल सेल हो गए, तो जो लास्ट सेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, है ना। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। ये गेन या लूज़ करने से अच्छा क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। जैसे हम कहें कि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्लोरीन के, ये जैसे कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से ही इसका लिख दिया हमने। तो इस तरह से क्लोरीन हमने इसके चारों साइड लिख दिया। क्लियर है? तो क्लोरीन को हमने लिख दिया इसके लास्ट के सेल के 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन ने कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ये इस तरह से इसने शेयर कर लिया तो इसका काम कंप्लीट हो गया। और कार्बन जो होता है, कार्बन ने सारे क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिए। तो इस तरह से जो, इसी को कहते हैं हम कोवैलेंसी। क्लियर है? तो कार्बन ने कोवैलेंसी सोल्व की। वैलेंसी सेल के बारे में बता चुका हूँ। इट इज़ द लास्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो लास्ट सेल, जैसे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं 281, तो इसका जो लास्ट सेल है यही क्या कहलाता है, वैलेंस सेल कहलाता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वही सोडियम का एग्जांपल लें अपन, 11 एटॉमिक नंबर है, 281 इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसी को क्या कहते हैं हम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम आइसोटॉप्स की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं।
तो आइसोटॉप से पहले जो मैंने बताया था आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक होता है एटॉमिक मास नंबर, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आइसोटॉप्स की बात करते हैं। तो आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है यानी उसके अंदर प्रोटॉन्स के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं हम आइसोटॉप्स। ठीक है, तो ये जो आइसोटॉप्स होते हैं इनको, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है, तब आप आइसोटॉप्स के बारे में समझे। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट आइसोटॉप्स बनाता है, कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप्स दे आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आइसोटॉप को शो करता है, तो ये हाइड्रोजन के इन सभी में एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, 1 1 है, लेकिन इनके मास नंबर 1 भी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले के अंदर एटॉमिक मास क्या है, 1 है, सेकेंड वाले में एटॉमिक मास 2 है और थर्ड वाले के अंदर एटॉमिक मास 3 है। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कहलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एटॉमिक मास सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, इस वाले को हम प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूट्रियम बोलते हैं, और तीसरे वाले को हम ट्राइटियम बोलते हैं। ये आइसोटॉप्स हो गए। इसी तरह कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन, इनके एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर 12 एंड 14 है। हम जनरल C612 को काम में लेते हैं। C614 जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये इसका आइसोटॉप है। इसी तरह ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, इन सब का एटॉमिक नंबर तो 8 ही रहेगा और मास नंबर इनके 16, 17 और 18 हो सकते हैं। O8, 16 को हम जनरली यूज़ करते हैं और बाकी को नहीं करते। पर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के एक हमने देखे आइसोटॉप्स देखे, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखे, कार्बन के आइसोटॉप्स और ऑक्सीजन। अब आइसोबार की बात की जाती है। आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन और कैल्शियम की बात करते हैं तो इन दोनों का देख पा रहे हैं आप कि मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम का मास नंबर होता है 23 पॉइंट समथिंग यानी 24 कंसिडर करते हैं और मैग्नीशियम भी 24। तो इन दोनों के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते हैं। तो ये आइसोटॉप और आइसोबार्स का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब साथ साथ में हम आइसोटोन्स को देख लेते हैं। आइसोटोन्स का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। अब आइसोटोन्स को विद एग्जांपल समझ लेते हैं। अब हम जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है यानी इसमें प्रोटॉन कितने, 8 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास 16 होता है यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम, नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है यानी प्रोटॉन 7 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है, और अगर इसका मास नंबर देखा जाए तो मास नंबर होता है इसका 15। ठीक है, नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 15 होता है। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। और एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसमें प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, और इसका मास नंबर देखेंगे, कार्बन का जो मास नंबर होता है 14 होता है यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने, 8 है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर। सोडियम आयन हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K and L सेल्स, एक्सप्लेन। जैसा कि आप जानते हैं जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। K, L और M सेल होते हैं। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है।
तो ये बन गया हमारा सोडियम आयन। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, यानी इसके अंदर K और L सेल होंगे, यानी इसका सेल कंप्लीट होगा। यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।